नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में जो संकट का दौर चल रहा है, इस संकट के दौर में आपके विद्यालय प्रबंधन द्वारा जो भी आपके क्लासों में व्यवस्था की जा रही है, सबसे पहला कर्तव्य तो आपका बनता है कि प्रत्येक क्लास लें और प्रत्येक क्लास का होमवर्क करें, क्योंकि प्रक्रिया मेरे साथ बहुत लंबी खींचने वाली है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया था, क्लास में बताया था, या मोटिवेशन क्लास में बताया था कि इस वर्ष आप लोगों का कर्तव्य बहुत बड़ा बढ़ गया है। पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान देना है, अन्यथा आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो लापरवाही करेंगे उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो जो जो क्लास आपको डाली जाए उस क्लास का होमवर्क करके उसको तैयार रखें। 31 जुलाई के बाद जो भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार हम आगे निर्णय लेंगे, लेकिन 31 जुलाई तक जितनी भी क्लासें हो सके उनको पूरी को लें, उनको तैयार रखें। तो अब यहाँ पर अपन 10th और 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था। वो 10th और 12th क्लास के टॉपिक केंद्र सरकार पढ़ रहे थे अपन। केंद्र सरकार में अपने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पढ़ ली थी। अब तीसरा टॉपिक मैंने बताया था आपको, वो होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी मैंने आपको बताया था कानून बनाना व्यवस्थापिका का काम है, कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है, कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी है साहब न्यायपालिका की। तो भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है, तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे। तो न्यायपालिका की संरचना में सबसे ऊपर संस्था आती है, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। यानी पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट जिसको कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय अपन कह सकते हैं। संरचना बता रहा हूं कि भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है। तो सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय, जो पूरे देश के लिए एक ही है। नंबर 2 पर आता है साहब यहां पर उच्च न्यायालय। यानी प्रत्येक राज्य में, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय है। यानी प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ छोटे राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 से अधिक राज्यों के एक उच्च न्यायालय है। तो राज्य स्तर पर जो न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है उसको अपन उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहते हैं। तीसरे नंबर पर है साहब अपनी संस्था, वो है जिला न्यायालय। तीसरे नंबर पर सिस्टम है, वो है जिला न्यायालय। यानी प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय की स्थापना की गई है। और फिर है साहब नीचे, सबसे नीचे है अधीनस्थ न्यायालय। यानी इस प्रकार से 4 स्तर पर न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका की संरचना अपन देखें तो 4 स्तर पर है। पहला स्तर है सर्वोच्च न्यायालय, जो राष्ट्रीय स्तर पर है। दूसरा स्तर है अपन उच्च न्यायालय या राज्य स्तर पर। तीसरा स्तर है जिला न्यायालय यानी जिला स्तर पर। और चौथा है साहब अधीनस्थ न्यायालय। तो ये तो न्यायपालिका की संरचना है अपने कि साहब किस प्रकार से अपने न्यायपालिका व्यवस्था देश में की गई है। न्यायपालिका व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। अब देखो यहां पर, अब अगर अपन देखें कि साहब ये न्यायपालिका की जो संरचना अपन पढ़ रहे हैं, अपन यहां पर पढ़ रहे हैं साहब सेंट्रल सरकार या केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार में देखो सबसे ऊंची संस्था है वो है सर्वोच्च न्यायालय।
ये सेंटर में न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने न्यायपालिका बताया ना आपको, न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व सेंटर में कौन करता है, केंद्र में कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है बताओ, सर्वोच्च न्यायालय। तो आज अपन अध्ययन करेंगे, सेंट्रल न्यायपालिका पढ़ रहे हैं, इसलिए आज अपना अध्ययन का बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा अध्ययन का बिंदु है, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो यहां पर, यानी अगर अपन कहेंगे साहब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई अपने देश में, तो जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद भारत में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होते ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, क्योंकि वर्तमान शासन व्यवस्था लागू हुई। तो अपने यहां पर देखेंगे साहब सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, तो 26/1/1950 में। वर्तमान स्वरूप जो सर्वोच्च न्यायालय का है वो स्थापित हुआ कब बताओ, 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इससे पहले देखो अंग्रेजों की व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय था, ब्रिटिश व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय था, लेकिन वर्तमान जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो अपने देश में लागू हुई। वो लागू हुई कब, 26 जनवरी 1950। क्यों, वर्तमान की जो शासन व्यवस्था है वो कब बनी, एक तरह से वर्तमान स्वरूप कब आया, जब क्या अपना संविधान लागू हुआ। अपना संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में। अब इसका गठन अपन पढ़ेंगे, तो यहां पर अपन पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन कि साहब किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के बिंदु में अपन 2 पॉइंट पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय गठन और क्षेत्राधिकार और कार्य। आज का बिंदु अपना सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तो गठन में देखेंगे साहब, पहली बात तो सबसे पहले सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि साहब सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को वर्तमान स्वरूप सामने आया। तो अब यहां पर इसका विधिवत रूप से अपन वर्णन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे न्यायाधीशों की संख्या। सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे अपन न्यायाधीशों की संख्या। अब देखो यहां पर समय समय पर इसमें परिवर्तन किया गया संविधान द्वारा या मान लो संसद द्वारा। भारत में जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 26/1/1950 को, उस समय अपने देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे 8। कितने न्यायाधीश थे, 8, यानी 1:7, यानी एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश। समय समय पर इसको बढ़ाया गया, जैसे अपन देखेंगे साहब 1986 में 26 कर दिया गया, बीच में जैसे 1960 में 14 की गई, 2008 में इसकी सदस्य संख्या की गई साहब, न्यायाधीशों की संख्या की गई कितनी, 31। कितनी कर गई, 31। तो न्यायाधीशों की संख्या बारे में पढ़ोगे आप कि साहब न्यायाधीशों की संख्या कितनी की गई है, वो अपन यहां पर देख रहे हैं। यानी मैं बोल रहा था आपको समय समय पर क्या है, न्यायाधीशों की सदस्य संख्या में परिवर्तन किया गया है। और वर्तमान अगर अपन देखें कि साहब वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो अपन देखें वर्तमान में सदस्य संख्या है 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, 34। 34 का मतलब यहां पर देखें अपन इसको देखें कि 34 कैसे, इसको आप ध्यान रखना कि साहब एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 34 में 33:1, यानी 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार आपने देखा न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या में अपन देखें कि समय समय पर इसमें परिवर्तन किया गया है। 3 बातें बता रहा हूं मैं आपको। 1950 में थी
2008 में की गई 31 और वर्तमान में कितनी है 34। सदस्य संख्या देखें तो वर्तमान में कितनी है 34। या न्यायाधीशों की संख्या बोले जिसको, या न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है 34। अब यहां पर आता दूसरा पॉइंट इसका, नियुक्ति। कि साहब न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसको देख रहा बेटा, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के कार्यों में तो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब यहां पर इसमें आपको ध्यान रखना है, इस नियुक्ति में थोड़ा समझना है ढंग से कि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और आजादी से लेकर अब तक इस विषय पर पहले कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय गुजरता गया इस बिंदु को लेकर समस्या उत्पन्न हुई कि साहब कार्यपालिका का प्रभाव माना गया, इसमें कार्यपालिका प्रभाव माना गया। और सबसे पहले विवाद उत्पन्न हुआ क्यों? पहले परंपरा थी कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो परंपरा यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई 1975 में, जब क्या है तात्कालिक राष्ट्रपति ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता का अनदेखी करते हुए 4थे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया। तब से विचार विमर्श चला कि साहब न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और फिर बाद में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई और उस व्यवस्था का नाम था कॉलेजियम। कॉलेजियम यानी एक परिषद बना दी गई और उस परिषद का नाम पड़ा कॉलेजियम। और वो कॉलेजियम क्या थी, कौन होते थे कॉलेजियम में? उसमें था मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति बना दी गई। मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी इस कॉलेजियम में देखो 1:4 सदस्य होते हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। देखो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो परंपरा अब भी वही है कि मुख्य न्यायाधीश तो वरिष्ठ न्यायाधीश ही नियुक्ति होता है। जैसे अभी 34 है, देखो 34 है ना, 34 में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। जैसे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। अब ये जब रिटायर होंगे, शरद अरविंद बोबड़े रिटायर होंगे तो इन 33 में देखो एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए साहब S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। अब नया मुख्य न्यायाधीश बनना है तो ये तो मुख्य न्यायाधीश है ही, इन 33 में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अब अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति सिस्टम है तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और कॉलेजियम क्या है, इसको देखोगे आप, कॉलेजियम क्या है तो मैंने बताया कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक समिति है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की समिति है। 5 न्यायाधीश कौन से? एक मुख्य
और 33 में से 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक मुख्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। इनकी समिति है जो समय समय पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में परामर्श देती है। किसको बताओ, राष्ट्रपति को नाम देती है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। अब देखो, जो वर्तमान सरकार है उसने पिछले कार्यकाल में एक बात ध्यान और रखनी है आपको, नियुक्ति संबंधी फिर एक तरह से प्रयास किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इस वाक्य को नोट करना मेरे को, प्रयास किया गया यानी एक समिति का गठन करने का प्रयास किया गया और संविधान संशोधन किया गया, लेकिन वो प्रयास लास्ट में असफल रहा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। और वर्तमान में भी न्यायाधीशों नियुक्ति के बारे में किसका परामर्श लिया जाता है, किससे परामर्श लिया जाता है? कॉलेजियम से। वो प्रयास क्या था, उसका नाम मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि साहब क्या प्रयास किया गया। एक समिति गठित की गई थी, उसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यानी वर्तमान सरकार में पिछले कार्यकाल में प्रयास किया गया था और एक संस्था का कॉलेजियम की जगह न्यायाधीशों की सलाह के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति को एक संस्था का निर्माण किया गया था, समिति बनाई गई थी और समिति का नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। उसमें कौन कौन सदस्य होने थे? तो अध्यक्ष तो होता था सीजीआई। सीजीआई का मतलब समझते हो आप? अध्यक्ष तो होता है उसका सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। अध्यक्ष तो होता है इसका कौन बताओ? मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होते। जैसे मैंने 4 वरिष्ठ न्यायाधीश बताया ना कॉलेजियम में, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, देखो 1 + 2 सही है ना। इसके अलावा प्लस कानून मंत्री, प्लस 2 एक तरह से विख्यात व्यक्ति जो कानून के ज्ञाता भी हों। तो इस प्रकार प्रसिद्ध व्यक्ति, देश में प्रसिद्ध व्यक्ति मान लो, विख्यात व्यक्ति मान लो। तो इस प्रकार इसके सदस्य कितने होते हैं? 1 मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री प्लस 2 बराबर कितने हो गए? 6 व्यक्तियों की समिति बनाई गई थी। 6 व्यक्तियों की समिति बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था, क्या बताओ? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन इसको क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने यानी 13 अप्रैल 2015 को इसको लागू होना था। 13 अप्रैल 2015 को लागू होना था, लेकिन लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार से नियुक्ति संबंधित, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या है कि साहब कॉलेजियम से परामर्श लिया जाता है। और कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम है साहब एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति। अब इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इसको परामर्श को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। तो वर्तमान में क्या नियुक्ति के बारे में कॉलेजियम व्यवस्था प्रचलित है। नियुक्ति के बारे में क्या व्यवस्था प्रचलित है? कॉलेजियम व्यवस्था। तो 2 पॉइंट हो गए इसके। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन।
वो पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट। योग्यताएं, यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या है। तो यहां पर देखो, पहली योग्यता मैंने बार बार बताया आपको, इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता देखो, दूसरी, अब योग्यता मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पहले ध्यान दे से पढ़ना। योग्यताएं दो ही है, इसमें अंतर ध्यान रखना। पहले योग्यताएं पढ़ी थी, इसमें अलग था। यहां पर देखो, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसको लिख लेना आप कि साहब 5 वर्ष तक या 5 वर्ष का कार्यकाल उसने निभाया हो, यानी इसको समझना आप, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। किसका बताओ? 1 या 2 या 2 से अधिक, कहां पर है? उच्च न्यायालय में। दूसरी योग्यता देखो, न्यायाधीश रह चुका हो, किसमें? 5 वर्ष तक, किसमें? सर्वोच्च उच्च न्यायालय में, और 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में। कितने वर्ष तक है? 5 वर्ष तक। दूसरी योग्यता के 3 भाग है, ध्यान रखना। अब इसको 4 योग्यता लिखने मत बैठना। दूसरी योग्यता में यहां पर फिर लिखोगे आप या, इन 3 में से एक चाहिए दूसरी योग्यता में, या 10 वर्ष तक किसी, वही बात है 1 + 2 + 2, यानी किसी उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में क्या रह चुका हो? बताओ, अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब वकील रह चुका हो या वकालत कर चुका हो। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। या फिर इसका तीसरा पार्ट है, राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। ये योग्यताएं हैं। देखो योग्यताएं, देखो, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय में, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति राय में कानून का ज्ञाता हो। इस प्रकार से ये योग्यताएं हैं। किसकी बताओ? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे साहब जिसको कार्यकाल कह सकते हो या सेवानिवृत्ति की आयु कह सकते हो। कार्यकाल कह सकते हो या सेवानिवृत्ति की आयु कह सकते हो। तो इसमें देखो, इसमें क्या है? कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यहां पर आप देखोगे, इसको लिखने से ध्यान रखना, 65 वर्ष की आयु तक। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। देखो, लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, या दूसरा तरीका लोगों 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है उसका, 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका है, सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है? 65 वर्ष। दूसरा तरीका है कि साहब 65 वर्ष की आयु तक वो पद पर रह सकता है।
अब यहां पर 5वां पॉइंट अपन पढ़ेंगे इसका वेतन। तो वेतन में आप बताओगे कि साहब समय समय पर, बुक में आप रीडिंग करोगे, समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और वेतन के मामले में क्या है कि साहब पद पर रहते हुए किसी न्यायाधीश के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। कार्यकाल के अंतर में वेतन में कटौती की जा सकती है, पद पर रहते हुए वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। अब यहां पर छठा है कि साहब महाभियोग। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है, उसके बारे में अपन देखें। मैंने आपको बताया था कि साहब संसद को अधिकार है किस पर महाभियोग लगाने का? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने का। तो देखो यहां पर कि साहब महाभियोग प्रक्रिया क्या है, ये मैंने बता दी थी आपको कि साहब संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होकर महाभियोग प्रस्ताव द्वारा किसी को पद से हटाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की। अब महाभियोग में थोड़ा सा बता दूं आपको कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो कब कब महाभियोग लगा। तो एक दो उदाहरण यहां पर मैं बता देता हूं कि भारत में महाभियोग का प्रस्ताव पहली बार कब बताओ? पहली बार लाया गया था मई 93 में। मई 93 में महाभियोग प्रस्ताव। और कौन था न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था वी रामास्वामी। वी रामास्वामी, जिस पर लोकसभा में प्रस्ताव आया था कब? 1993 में, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। वी रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था उस पर लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। उसके बाद देखो 2011 में एक प्रस्ताव और लाया गया, और वो था कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था। कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था सौमित्र सेन। कौन था? सौमित्र सेन। राज्यसभा में प्रस्ताव आया था और राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया। ध्यान से सुनना इसको, राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया। लोकसभा में जो विचार किया जाना था, तो लोकसभा विचार किए जाने से पहले ही क्या है, न्यायाधीश ने त्यागपत्र दे दिया। लोकसभा विचार किए जाने से पहले किसमें बताओ, किसने? सौमित्र सेन ने त्यागपत्र दे दिया। और ताजा उदाहरण है 2018 का। 2018 में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो इस प्रकार अगर बेसिक पढ़ें तो महाभियोग प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया नहीं गया है। हाँ, एक बार सौमित्र सेन ने त्यागपत्र जरूर दे दिया, प्रस्ताव तो लाए गए हैं लेकिन हटाया नहीं गया है। लास्ट प्रस्ताव था दीपक मिश्रा के विरुद्ध 2018 में, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर यह सर्वोच्च न्यायालय गठन पढ़ रहे थे अपन, जिसमें महाभियोग प्रक्रिया अपन ने देखी थी। कौन सी प्रक्रिया देखी बताओ? महाभियोग प्रक्रिया। तो ये अपन ने देख लिया सर्वोच्च न्यायालय का गठन। क्या देखा अपन ने? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। इसमें एक बिंदु और मैं साथ में पढ़ा देता हूं। गठन में, गठन के साथ में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बेसिक चीज बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बताया था आपको कि साहब अपने, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, तो न्यायपालिका
को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कार्यपालिका व्यवस्था का दबाव न हो, इसके लिए भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्था की गई है। तो पॉइंट अपन पढ़ेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान है, यानी आप कैसे कह सकते हो कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी? आप कैसे कह सकते हो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान में कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिन बिंदुओं से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। क्योंकि आपको पता हो तो कानून बनाना व्यवस्थापक का काम है, लागू करना कार्यपालिका का काम है, और बनाए रखना किसका काम है? न्यायपालिका का। तो अब देखो, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो स्वतंत्रता के, अगर वो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या होगा? ठीक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाएगी। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान है कि साहब नियुक्ति में कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है। पहला जो बिंदु अपन ने पढ़ा कि साहब न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसके बारे में अपन कहें कि कौन कौन सी बिंदु बता सकते हो, तो मैंने नियुक्ति में बताया भी आपको कि साहब कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रियों की कोई हस्तक्षेप नहीं है नियुक्ति में, तो इसका मतलब कार्यपालिका क्या होता हो? स्वतंत्र है। दूसरा बिंदु देखें कि साहब किस प्रकार कह सकते हो कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो दूसरा बिंदु देखो, महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्वोच्च न्यायपालिका के निर्णय हैं उसकी आलोचना नहीं हो सकती। यानी आपने, अगर एक चीज़ आपकी याददाश्त के लिए बताऊं, तो आपने अखबारों में कार्टून देखे होंगे, व्यंग्य देखे होंगे, तो आपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के व्यंग्य देखे होंगे, मंत्रियों के व्यंग्य देखे होंगे, संसद के व्यंग्य देखे होंगे, लेकिन अखबार में याददाश्त पर जोर डालना, अखबार में कभी आपने किसी न्यायाधीश का व्यंग्य देखा है क्या, या न्यायाधीश के निर्णय का व्यंग्य देखा है क्या? नहीं देखा होगा। तो स्वतंत्रता का सीधा सीधा प्रबंध यहां पर देखो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उसकी आलोचना कोई नहीं कर सकता, उसकी आलोचना कोई नहीं कर सकता। केवल महाभियोग के दौरान और शिक्षा के आधार पर उसकी आलोचना हो सकती है, अन्यथा कहीं पर, और शिक्षा में भी क्या हो सकती है? समीक्षा हो सकती है, समालोचना हो सकती है। अन्यथा संसद में, अखबारों में मान लो जनता के द्वारा खुले तौर पर उसके निर्णयों की आलोचना नहीं की जा सकती, इसके निर्णयों का विरोध नहीं हो सकता। तो दूसरा स्वतंत्रता प्रबंध यह है। तीसरा देखो क्या है कि वेतन मिलता है इनको, वेतन मिलता है राष्ट्रीय आपात कोष से। किससे मिलता है बताओ? राष्ट्रीय आपात कोष से, जिसके ऊपर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है। और वेतन मैंने बताया था भी आपको कि कार्यकाल के दौरान वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान वेतन में क्या नहीं की जा सकती? कटौती नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से 3 बिंदु हो गए। फिर चौथा बिंदु देखें स्वतंत्रता का। तो चौथा बिंदु देखें कि एक बार व्यक्ति न्यायाधीश रह चुका है ना, वो न्यायाधीश उसी अदालत में, वो न्यायाधीश क्या है? उसी न्यायालय में रिटायर होने के बाद वकालत नहीं कर सकता। यानी
ये भी एक तरह से स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मान लो राजस्थान उच्च न्यायालय है, राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई मुख्य न्यायाधीश रह गया साहब, अब वो रिटायर हो गया, तो रिटायर हो गया तो राजस्थान उच्च न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता। अगर राजस्थान उच्च न्यायालय में वकालत करेगा तो वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट उसका रहेगा और वो स्वतंत्र प्रकार से निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 बिंदु मैंने बताया भी आपको। अगर लॉकडाउन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, अगर हाँ तो पक्ष में तर्क दीजिए साहब। तो अपन ने यहां पर 2 पॉइंट पढ़े, पहले न्यायपालिका का गठन पढ़ा, फिर अपन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, तो 2 पॉइंट कंप्लीट हैं। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है आपकी, उन ऑनलाइन क्लासों को आपको ढंग से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, उनका होमवर्क करना है। कोई समस्या है तो मेरे कॉल पर, मेरे नंबर पर फ़ोन किया जा सकता है, प्रत्येक क्लास के बारे में उसका हल किया जाएगा, या फिर पर्सनल विद्यालय ऑफिस खुला रहता है। जिस बच्चे को जो समस्या है सुबह 7 से 11 में वो समस्या हल करवा सकता है, लेकिन उसके लिए सीधी बात है पर्सनल एक बच्चा आएगा। तो इस प्रकार देखो, यहाँ पर अपन ने यहाँ पर देखा कि साहब किस प्रकार से न्यायपालिका उसका गठन पड़ा। कल की क्लास में अपन न्यायपालिका कार्य और क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।